नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। महाकुंभ में आज 33 दिन हो गए महाकुंभ में, और महाकुंभ को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले दिन से लेकर अब तक लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार आरोप पे आरोप लगाता जा रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उनके आरोपों का लगातार जवाब भी देते हुए नजर आ रही है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज वाराणसी दौरे पर गए। वहां पर उन्होंने मीडिया वालों से कुछ बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने फिर से महाकुंभ पर सवाल कई खड़े कर दिए। उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा कि महाकुंभ के आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार की तरफ से 30 मौतों के आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन वो आंकड़े गलत हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि 50 करोड़ नहीं 60 करोड़ आप लोग कहिए कि संगम में लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं, लेकिन मौत के भी आंकड़े हकीकत में सामने आने चाहिए। इस तरह से लगातार आरोप लग रहा है। अगर अफजाल अंसारी की बात कही जाए तो अफजाल अंसारी ने भी महाकुंभ पर कई सवाल खड़े किए हैं मौत के आंकड़े को लेकर। ममता बनर्जी ने भी मौत के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए कि मौत के आंकड़े जो सच में है वो छिपाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। कई सवाल खड़े हो रहे हैं मौत के आंकड़ों को लेकर, जहां पर सरकार लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रही है और अपने आंकड़े में यह पेश करते हुए नजर आ रही है कि 30 ही मौत अभी तक हुए हैं। लेकिन वहीं अगर बात कही जाए तो विपक्ष की तरफ से लगातार यह आरोप लग रहा है कि 30 मौत नहीं बल्कि कई हजार मौत हुए हैं। तो इस पर लगातार वार और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। और जहां दूसरी तरफ आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ को लेकर बीते 2 दिन पहले भी विपक्ष को लगातार जवाब देते हुए नजर आए, तो एक बार फिर से उन्होंने विपक्ष को जवाब दिया है। क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है और अखिलेश यादव ने क्या कहा है, आप भी जरा सुनिए। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। नहीं 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 आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा, लेकिन 60 करोड़ के आंकड़े के बाद भी जिन लोगों की जान गई है, जो भगदड़ में मारे गए, उनकी भी अभी तक सूची नहीं दे पा रहे हैं। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं। भाषण में साफ तौर पर कहा है कि जहां पर कुंभ में खर्च किए गए विज्ञापन पर खर्च किए, प्रचार प्रसार पर लोग सवाल खड़े करते हैं, तो उसी प्रचार और प्रसार में जो खर्च किया गया और लाखों जो श्रद्धालु वहां पर डुबकी लगाए, करोड़ों श्रद्धालु ने जिन्होंने डुबकी लगाई है, उससे उत्तर प्रदेश को लाभ हुआ है। उन्होंने तमाम आंकड़े अपने सामने पेश किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वीवीआईपी एंट्री को लेकर लगातार विपक्ष ये वार करता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर एक तरफ विपक्ष कोरोना वैक्सीन लगाते थे छुपके से, तो वहीं पर आज कुंभ में आकर स्नान भी कर रहे हैं। और जहां जिस तरह से वैक्सीन लगाने से लोगों को मना किया जाता था कि वैक्सीन लगाने से कहीं ना कहीं जनता में बीमारी फैल सकती है, वैक्सीन लाभदायक नहीं हो सकता, नुकसानदायक है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी तंज कसा कि खुद डुबकी लगा ले रहे हैं और दूसरों को आस्था की तरफ नहीं बढ़ने देना चाहते। तो आस्था को लेकर तमाम सवाल और जवाब खड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला तो ये जारी है ही, लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि क्या जो मौत महाकुंभ में जो भगदड़ में मची, जो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई, क्या
ये सच में 30 लोगों की मौत हुई या फिर वाकई में जो विपक्ष कह रहा है वो सच है? इस पर अभी भी सवाल खड़ा हुआ है। आंकड़े अभी भी सामने सिर्फ और सिर्फ 30 के ही आ रहे हैं। इसके पहले भी अखिलेश यादव हुए या विपक्ष के कई ऐसे नेता हुए जो मौत के आंकड़े खड़े करते हुए सामने आए कि मौत के आंकड़े गलत हैं, चाहे वो बजट के दिन हुआ या फिर आज वाराणसी दौरे का दिन हो या फिर उसके पहले भी अखिलेश यादव कई बार ये सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ इसी सिलसिले पर तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आकाश राय जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुंदरम पाठक जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ विनय तिवारी जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ चंचल यादव जी स्टूडियो से जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो चंचल जी मैं आप ही के पास जाना चाहूंगी और सवाल ये करूंगी कि आस्था में ये इस तरह से दरार क्यों डाला जा रहा है? देखिए अनन्या जी, जो धर्म है हमारा वो हमारा आस्था का विषय है, वो पर्सनल विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास सदैव से रहा है, इन लोगों ने केवल और केवल प्रोपेगेंडा और झूठ के आधार पर जो है प्रचार करना। और आपने देखा होगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि तकरीबन 40 करोड़ लोग आएंगे और हमारी व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की है। पूरे विश्व में इन्होंने न्योता बांटा, निमंत्रण बांटा, इनवाइट किया लोगों को। लेकिन आप सोचो, जब विपक्ष का अपना नैतिक दायित्व है कि सरकार को आईना दिखाना, जो कमियां हैं उसको उजागर करना, उसको सरकार तक पहुंचाना और सरकार उसमें सही काम करने का। अगर सरकार मैं कह सकता हूं कि अगर नैतिकता होती तो कम से कम विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा था उन सवालों के ऊपर विचार करते, देखते कि आखिर वो सच्चाई क्या है, उन सवालों को गंभीरता से लेते हुए तो अगर ध्यान देते तो शायद आज ऐसा जो मौतें हुई हैं वो नहीं होती। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, 30 मौतें, हमारी विपक्ष की बात छोड़ दो आप, शंकराचार्य जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झूठा है। मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोलता रहा कि कोई अफवाहों पर ध्यान न दें, मौतें हो गई थी, मौतों के आंकड़े छुपाए गए। कितने घंटे? तकरीबन 18 से 20 घंटे तक छुपाए गए। कितना दुर्भाग्य की बात है, ये बात तो हम लोग कह ही रहे थे, लेकिन शंकराचार्य जी ने भी क्या कहा उन्होंने आपके सबके सामने। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोग जो है कम से कम इस बात को जरूर बताएं, सरकार ये बताए कितने लोग मरे, कम से कम ये जरूर आंकड़े आनी चाहिए। आज भी लोग अपनों को खोजते हुए फिर रहे हैं, आखिर वो बॉडी कहां चली गई? अगर आपकी इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से लेकर वीडियो आए दिन आ रही हैं, आए दिन वीडियो आपके चैनल्स के माध्यम से पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं कि नाक कान बंद कर लिए हैं, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उनको बस केवल क्या दिखाई दे रहा है? केवल जो बात कह रहा है, सच्चाई की बात कह रहा है, वो सनातन विरोधी है, वो धर्म विरोधी है, क्योंकि अकबक बोलना है, कुछ बोलना तो आता नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज अगर पूछें अगर हम मुख्यमंत्री जी से, यहीं अगल बगल में पीजीआई है, लोहिया है, केजीएमसी है, आस पास देखो, ऐसा कोई दिन नहीं है जो प्रतिदिन कम से कम 100 लोगों को बेड ना मिलने की वजह से मौतें हो रही हैं। लेकिन इस सरकार ने, और तो जिलों की बात छोड़ दो आप, गोरखपुर की बात छोड़ो, मुख्यमंत्री का शहर है, ऐसा कोई दिन नहीं है मैडम लखनऊ के अंदर जो 100 लोगों को बेड न मिलता है और जो लोग मौतें हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कहीं 50 बेड का भी अस्पताल नहीं बढ़ाए। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किसान बदहाल है, परेशान है, बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश जो है महिला अपराध में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा अगर एनएचआरसी की नोटिस किसी सरकार को मिल रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रही है। उसके बाद सरकार क्या बोल रही है? पीठ सवारी अपनी। अगर कोई हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कह रहे हैं सनातन विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। इनका बस एक काम है, भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, बांटो और राज करो। ये अंग्रेजों के चेले चपाटे हैं और अंग्रेजों की विचारधारा को, ये जो अंग्रेजों के सपने थे, उन सपनों के, अधूरे सपनों को बीजेपी पूरा करने का काम कर रही है कि लोगों को बांटो और राज करो। इनका बस एक नैरेटिव है। ठीक है, इसका जवाब मैं आकाश जी से ले लेती हूँ। आकाश जी, आप ही इसके बात का जवाब दे दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांट रही है, बांटने की सियासत कर रही है, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए अर्चना जी, मुझे लगता है कि जो लोगों के मन में मुगलिया सल्तनत का ख्याल भरा हुआ है ना, जिनको जो लोग अपने आप से मुगलों को जोड़ के देखते हैं, वही ऐसी बात कर सकते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने क्या बोला है कुंभ को लेके? इतनी भद्दी बातें सनातन धर्म के बारे में समाजवादी पार्टी के लोग ही बोल सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग ही क्यों बोलते हैं भाई? ये उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है।
बार बार, एक बार नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार अपमान किया, राम गोपाल यादव ने लगातार अपमान किया, अब एक नया आ गया है। ये क्या है? हिंदुओं को इस देश में टेकन फॉर ग्रांटेड लेना समाजवादी पार्टी छोड़ दे। बहुसंख्यकों की भावनाओं से ही ये देश चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, किसी मुगलिया सल्तनत के ख्याली पुलावों से नहीं तो चलने आप लोग वाला जो है। आंकड़े छिपाए हैं उसको सामने पेश कर दीजिए ना, क्या सच में आप लोगों ने आंकड़े छुपाए हैं? लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है, ना सिर्फ ये अखिलेश यादव ही ला रहा है सामने, और भी नेता ला रहे हैं। नहीं नहीं अर्चना जी, इन सब चीजों पे क्यों आंकड़े छुपाएंगे हम क्यों आंकड़े छुपाएंगे? जो सत्य है उसको कहने का साहस भारतीय जनता पार्टी रखती है, पहली बात। दूसरी बात, इतना भव्य आयोजन, विराट आयोजन हुआ, निश्चित तौर पे जो घटना हुई वो दुखद थी, उस पे किसी को भी कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। कम से कम ये हमारे देश का मामला, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता का मामला है, इसमें कम से कम एकजुटता दिखानी चाहिए। लेकिन जब समाजवादी पार्टी का एक सांसद इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग करता है तो ये समझ में आता है कि इनकी असली मानसिकता क्या है, ये असल में चाहते क्या है इस देश में करना, और इसीलिए बार बार इनकी मंशा को जनता समझ रही है और बार बार इनको नकार रही है। और जब ये हार जाते हैं तो फिर ये चुनाव आयोग पे आरोप लगाएंगे, ये ईवीएम पे आरोप लगाएंगे। ये 65,000 वोटों से मिल्कीपुर में हारे हैं और ये आरोप ईवीएम पे लगा देते हैं। आप सोचिए कितना हास्यास्पद लगता है जब जनता इन चीजों को देखती है। फिलहाल मैं समाजवादी पार्टी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि ये इन्हीं सब चीजों में लगे रहें। हमें जनता ने अवसर दिया है जनता के लिए काम करने का, हम जनता का लगातार काम करेंगे। और एक बात स्पष्ट रूप से सबको समझ लेना चाहिए कि सनातन का, हिंदुत्व का अगर कोई भी व्यक्ति अपमान करने का प्रयास करेगा तो एफआईआर तो बहुत छोटी चीज है, बिहाइंड द बार भी भेजेंगे और कठोरतम से कठोरतम कार्यवाही भी करवाएंगे। ठीक है, जवाब दे दीजिए चंचल जी। आप ये जितना भी आरोप आप लोग पे लगे, आप लोग भद्दी राजनीति कर रहे हैं, आप लोग हार जाते हो सीधे चुनाव आयोग पर पहुंच जाते हैं, और कुंभ तो एक झूठ झूठ का आप लोगों देखिए इनको पता नहीं, अब शायद मैं क्या कहूँ, उन्होंने शायद अफजल जी का जो बयान था, अफजल अंसारी जी का जो बयान था, उन्होंने यही बात कहा है कि लोगों को, जितने लोग स्नान कर रहे हैं कि लोगों को इतना पुण्य मिल गया है कि भाई लोग स्वर्ग ही जाएंगे, लोगों को मोक्ष की प्राप्ति। यानी उनका ये कहना था कि जो क्योंकि बीजेपी के लोग बराबर कहा करते हैं कि भाई जो लोग गंगा नहीं भाई, ये बेहूदी की मत करिए। ये क्या मतलब है? ये जो जितने भी मैं बोलूं क्या, जितने भी मक्का जाते हैं उनको वो क्या जन्नत में जाते हैं क्या? सुन तो लो भाई, सुन तो लो आप। चर्चा करेंगे क्या आप बैठ के यहाँ पे? सुनिए ना, आप तो बात कर रहा हूं, सुनो ना भाई, अब जवाब तो ले लो। धार्मिक चर्चा का मंत्र है क्या? ये मंच है क्या? ये आकाश जी सुन लीजिए, ये होता है वो होता है। हिंदुओं को क्यों बदनाम करना चाहते हो आप लोग? सनातन को क्यों बदनाम करना चाहते हो? इतनी क्या दिक्कत है हिंदुओं से? क्या समस्या है बहुसंख्यक आबादी से भाई समाजवादी पार्टी के लोगों को? अनन्या जी, प्रवक्ताओं को बैठाया करिए, गली छाप नेताओं ने बैठाया करिए। सुनिए मैं एक बात करना चाहता हूं। अरे तुम्हारे जैसे सड़क छाप प्रवक्ताओं की हैसियत में बहुत अच्छी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए, कौन गली का है कौन प्रवक्ता है, इस पे मत ना जाइए। तुम क्या बात करोगे यार? तुम्हारी हैसियत है बात करने की। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस तरह से बात नहीं करिए। आकाश जी सुन लीजिए उनकी बात। आकाश जी और चंचल जी, व्यक्तिगत टिप्पणी आप दोनों ना करिए, आप लोग बस एक दूसरे की बात सुन लीजिए। पहले बात तो सुन लो। छोटे लोगों से मैं भी डिबेट नहीं करना चाहता, ऐसे सड़क छाप प्रवक्ताओं से मैं डिबेट नहीं करना चाहता। आकाश जी सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। एक बार सुन लीजिए, फिर आपको मौका दूंगी, उसके बाद से बाकी भी 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैडम, किसी भी इंसान की भाषा ही उसका परिचायक होती है, और डिबेट का एक मैं जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, इन्होंने मुझे मौका दिया, मैं बोल रहा हूँ। इतनी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर हम बात करें मैडम, अगर टिप्पणी को लेकर के, संजय निषाद जी ने क्या कहा था? संजय निषाद ने कहा कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की खीर खाने से उत्पत्ति कैसे हो सकती है? वो आदमी इनके आज कैबिनेट मंत्री बना हुआ बैठा है। इन्हीं के पार्टी के एक नेता है जो सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा, वो इनके राज्यसभा सांसद है, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, दिनेश शर्मा जी। इनके और एक और नेता का नाम बताता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो खुद ही कहा कि प्रभु आदरणीय हनुमान जी, मतलब हनुमान भगवान जी दलित थे। आप बताओ, ये जिस तरीके से भगवानों देवी देवताओं को जातियों में बांटने वाले लोग हमें आज आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। खुद पहले गिरेबान में झांको अपने कि नेताओं ने क्या क्या बोला है। उन बातों पर मैं नहीं आना चाहता, लेकिन एक बात जरूर है, इनसे पूछा गया कि आंकड़े सार्वजनिक करो, जो लोग ढूंढ रहे हैं वो बताओ कौन लोग ढूंढ रहे हैं अपने माता पिता को, जिनके लोग गायब हो गए? क्या झूठे ढूंढ रहे हैं? क्या अगर आप बताओ किसी भी व्यक्ति के, अनन्या जी आप मुझे बताओ, किसी भी व्यक्ति को क्या फर्जी जाके अपने माता पिता ढूंढ चला जाएगा कुंभ में? उनके माता पिता गायब हुए, उनके बच्चे गायब हुए, तब तो ढूंढ रहे लोग ना। वो आंकड़े कहां क्यों नहीं देना चाह रहे हो आप, और क्यों भाग रहे हो आप?
और अगर आप बताओ, अगर विपक्ष अगर सवाल खड़ा कर रहा है, हम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, इसके अलावा वहां के जो शंकराचार्य हैं, आपने देखा होगा खुलेआम कहा कि हम इस प्रदेश का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा झूठा है। क्या बात करोगे आप? और बता दें आपको मैडम, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। क्या बात करेंगे लोग? आज तुम अगर बात करो, चाहे हमारा नौजवान देख लो, आज दर दर भटक रहा है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। हम लोग इलाहाबाद विद्यालय के छात्र रहे, छात्र राजनीति में भी रहे। आज वहां का नौजवान ये कहता है भैया हम क्या करेंगे। और मैं भी नौजवानों से मिल के आया हूं, कह रहे भैया मैं बिहार की तैयारी कर रहा हूं, बिहार टीचिंग की तैयारी कर रहा हूं, टीचर की। आप सोचो इस प्रदेश को कहां पे लाख खड़ा कर दिया आपने। एक समय था लोग बिहार के लोग यूपी में नौकरी करने के लिए आते थे, आज यहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया आपने बिहार में नौकरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, व्यवस्था नहीं है, और मुख्यमंत्री केवल अपनी पिठ थोपा रहे हैं, केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी। मैं तो चैलेंज करता हूं आकाश राय जी, लखनऊ के अंदर आप मुझे बता दो, कोई एक काम बता दो जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो, कोई एक डेवलपमेंट का काम बता दो, एक काम बता दो। कोई नहीं बता पाओगे, मुझे पता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठी और बात करने के लिए बैठे हुए बैठते रहते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, सुनो आप, यही गोमती रिवर फ्रंट से लेकर के और जो है डायल 100 से लेकर के आपका एशिया का कैंसर इंस्टीट्यूट लेकर के 200 बेड का मासूसी अस्पताल से लेकर के लोहिया कामराजी भवन, एकेडमिक ब्लॉक, पीजीआई के अंदर लिबर्टी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, एशिया का कैंसर इंस्टीट्यूट, और आप आगे बढ़ोगे तो स्टेडियम से लेकर के सिग्नेचर बिल्डिंग से लेके आपका एससीएल में 11,000 नौकरी कर रहे हैं लड़के, अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, मेट्रो का काम, एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क। आप जाते होगे आकाश राय जी तो एक बार आपको दिल से प्राउड से कहते होगे अखिलेश यादव जिंदाबाद। मैं जानता हूं तुम लोगों की आवाज भाई, लेकिन आप, मुझे पता है दर्द है आपके अंदर, वो नहीं बोल पाओगे आज चैनल पे बैठ करके। और सच्चाई है, एक कोई काम बता दो, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक कोई काम बता दो जिसको कह सको कि हमने ये काम किया है। अमौसी से मुंशीपुलिया की मेट्रो बाबा एक पीरियड आगे नहीं बढ़ा पाए। क्या बात करोगे आप? और अभी बजट आपका आने वाला है, मैडम 10 सेकंड में कमेंट करूंगा, अभी इनका बजट आने वाला है। ये लोग तो पता है ये कितने बेशरम लोग हैं, मैं बताता हूं आपको। बजट आने वाला है 5 जिलों में, 9वां बजट पास हो रहा है बाबा का। 5 जिलों में हर साल मेट्रो बनाते हैं, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, आगरा, प्रयागराज, एक भी जिले में मेट्रो भी चालू नहीं कर पाए हो। क्या बात करो, तो झूठे, झांसेबाजी, जुमलेबाजी। ठीक है चंचल बोलने को कुछ है नहीं, बताने को कुछ है नहीं। ठीक है आकाश जी, केवल हिंदू मुसलमान करेंगे। आप बताओ, एक बिटिया हमारी जो है वहां पे वाराणसी के अंदर जिसके साथ रेप हुआ, और उसको जो है उसका बगैर पोस्टमार्टम के दाह संस्कार कर दिया गया, और शर्म भी नहीं आ रही है भाजपाइयों को। ठीक है आकाश जी जवाब दे रहा हूं, उसके बाद से मैं सीधे जाऊंगी हमारे साथ विनय जी और सुंदरम जी, उन दोनों लोग के पास भी जाना है। जल्दी से आकाश जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगी। अनन्या, आपने भी देखा होगा, आपके रिपोर्टर्स भी गए होंगे कि आज ही लखनऊ को 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और देश के परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने आज ही दी है। आज ही ये एक की बात कर रहे थे, और दूसरी बात ये मेट्रो की बात हमसे कर रहे थे। अखिलेश यादव ने लखनऊ को आधा अधूरा मेट्रो दिया था, उस मेट्रो को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया। कानपुर को मेट्रो हमने दिया है, आगरा को मेट्रो हमने दिया है, इन दोनों शहरों को मेट्रो हमने समर्पित कर दिया है। और तो और जो ये बनारस की बात कर रहे थे, प्रयागराज की बात कर रहे थे और गोरखपुर की बात कर रहे थे, इन तीनों जगहों पे मेट्रो बनना ही बनना है, और उसके लिए डीपीआर तैयार हो चुका है। आगे की योजनाएं सरकार चला रही है। अब इसमें इनको दिक्कत हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी भाई? आप लोग एक मेट्रो नहीं बना पाए, भाजपा उत्तर प्रदेश को 5-5 मेट्रो दे रही है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को गड्ढों का प्रदेश बना दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने एक्सप्रेसवेज का प्रदेश बनाया है। आप लोगों ने अपने 60 सालों के शासनकाल में कुल मिला के 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को दिए। योगी आदित्यनाथ जी ने 27 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए अपने 7.5 सालों की सरकार में। क्या तुलना करोगे आप हमसे? आप लोग हवा में बातें कर सकते हो, भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट के कामों को लेके आप लोग कभी भी कोई तुलना नहीं कर सकते, और न ही कोई हमारे आसपास भी आप लोग डेवलपमेंट के मामले में फटक सकते हो, क्योंकि न आपके पास कोई विजन है न कोई काम करने का इरादा है। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ सुंदरम जी भी हैं कांग्रेस पार्टी से। सुंदरम जी, आपको क्या लग रहा है, महाकुंभ के आंकड़े क्या वाकई में छिपाए गए हैं, जो बार बार इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं? सुंदरम जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता जुड़े हैं और जितने भी पैनलिस्ट जुड़े हैं, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जिस तरीके से
आंकड़े की बात हो रही है तो वहां प्रशासनों के द्वारा 17 घंटे लग गए हैं उनको बताने में कि लगभग कितने लोग मरे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ पहले की बात बता देता हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरी दादी और मेरे घर के लोग कुंभ जाया करते थे। मास लगता था हम लोगों में, जो जाते थे तो एक एक महीना तक गंगा नदी के किनारे रहा करते थे। 15 दिन का रहता था, 15 दिन लगाते थे और वहां रहते थे। हम बचपन में जब छोटे थे तो हम इस बात को सुनते थे, उस समय में भी चलती थी। लेकिन इस तरीके से राजनीतियों का बवंडर नहीं उसको बनाया जाता था कि यहाँ हम बनवा दिए, यहाँ हम बनवा दिए। अगर आप दिखा रहे हैं कि हम इतने करोड़ का बजट लाए हैं, हम इतने व्यवस्था दे रहे हैं लोगों को, लेकिन वहां के जो लोग जा रहे हैं उनका कहना है कि हमें कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा। और दूसरी बात, जब आप शहरी इलाका है वहां पे आपका आरओ का पानी भी है, लेकिन जब आप मेला के अंदर जा रहे हैं वहां पे लोगों का कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये लखनऊ के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान है कि पिछले महीने मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि राज्य पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हादसे वाले दिन बोल रहे हैं कि एक गलती हुई। अब वो कौन सी गलती हुई इसका ये विवरण नहीं कर रहे हैं, और ये खबर नव भारत टाइम्स के द्वारा छापा गया है, ये मेरे द्वारा नहीं छापा गया। और दूसरी बात मैं बता दे रहा हूं कि एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 200-300 किलोमीटर 200-300 किलोमीटर तक का जो क्या कहते हैं जाम था, जिसको एक नाम दिया गया रोड अरेस्ट, जिसमें व्यवस्था आपके नजर में भी सही नहीं है महाकुंभ की। देखिए, व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है ना। देखिए, जिस तरीके से सनातन आप देखे होंगे कि जिस तरीके से लोग जा रहे हैं गंगा माँ की गोद में नहाने जा रहे हैं, अपने ये सोच के जा रहे हैं कि 144 साल के बाद आएगा। जहां से भी देखिए हर गांव हर गली से लोगों का जाना है और बहुत अच्छे से जा रहे हैं। लेकिन सरकार को इस तरीके से हमारे देखिए जो सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं सबसे पहले तो वही जाएंगे वहां पर। तो सनातन को मानने वाले जो लोग हैं उनका एक ही होता है कि उनका सबसे ज्यादा बहुमूल्य उनका जीवन का होता है, जो उनका पितृ तर्पण हो। अगर उनका मौत हो तो उनके बेटे या किन्हीं उनके द्वारा उनको मुख अग्नि दिया जाता है, तो ये माना जाता है कि उनका पूरा जीवन का कर्म सफल हो गया। लेकिन जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है, लाशों को जिस तरीके से उठाकर हटाया गया है, जिस तरीके से विभिन्न तरीके से वहां लोग बिलख रहे हैं। वीवीआईपी की सेवा के लिए पूरी प्रशासन व्यवस्था तैयार थी कि जो बड़े बड़े लोग आए उन्हीं को अच्छा से व्यवस्था होगा, और बाद बाकी जो लोग हैं उस तरीके से। ये हमारी बात के साथ साथ आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये वीडियो देखे होंगे, लोगों की बात सुने होंगे। एक अभिषेक ओझा करके एक लोग है जिनका एक कहना है कि वो टैक्सी से प्रयागराज गए, उनको 26 घंटा लग गया उनको जाने में। वो भीड़ को लेकर तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फटकार लगाई थी अपने अधिकारियों को। उसके बाद हुई तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि अधिकारियों की भी गलती हो सकती है। अगर जिस तरीके से लखनऊ में आदित्यनाथ जी बैठक किए, उसके बाद वहां से अधिकारी आ गए और जाम को खाली करवाया गया, तो जो जाम हुआ उसकी कमी उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर मान लीजिए कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारा अच्छा है, सही काम कर रहे हैं, तो जिम्मेवारी हमारी हुई कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी में किसी तरीके की गलती होगी तो उसका भी जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा। सिर्फ आप चाहिएगा। ठीक है, मैं विनय जी से भी जवाब ले रही हूँ। ठीक है, आपके पास फिर लौटूंगी। विनय जी, जिस तरह से महाकुंभ को लेकर तमाम सवाल और जवाब खड़े किए जा रहे हैं, आप भी देख रहे हो और सुन रहे हैं लगातार। अखिलेश यादव और विपक्ष तमाम ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है कि महाकुंभ में जो मौत हुई है उसके आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार एक ही बात पर टिकी हुई है कि 30 ही लोगों की मौत हुई है। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? आपको क्या लग रहा है कि जो विपक्ष ये लगातार ब्लेम लगा रहे हैं, क्या वो सच है या फिर गलत? नमस्कार रंजना जी। देखिए, विपक्ष का तो काम है ही है आरोप लगाना, सरकार को जो है कटघरे में खड़ा करना, और जहां पे भी सरकार के तरफ से लूज फूल मिलेंगे वो उसको उजागर करेंगे और पुरजोर तरीके से उजागर करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इस सदी का सबसे बड़ा जो है महाकुंभ था, 144 वर्ष के बाद आया था। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस बार जो महाकुंभ जो हुआ इसमें जितने श्रद्धालु गए हैं
वो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले इतने संख्या में श्रद्धालु कभी इलाहाबाद नहीं गए हैं। इलाहाबाद की पॉपुलेशन ही करीब करीब 27 लाख के आसपास है और वहां पे 40 करोड़ से ज्यादा लोग जा चुके हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस पूरे एक डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है उससे कई गुना ज्यादा लोग वहां पे मूव कर रहे हैं। बड़ा आयोजन था। अब इसको ये भी दरकिरार नहीं किया जा सकता है कि दुर्भाग्यवश एक बेहद दुखद घटना मौनी अमावस्या के समय हुई, जो भीड़ जो है बेकाबू हुई और उसमें जान माल की जो है नुकसान हुआ। अब सरकार ने अपने तो आंकड़े दे दिए हैं, विपक्ष उन आंकड़ों को अगर नहीं मान रहा है तो उसके पास दो तरीके हैं। वो जनता के बीच में तो खैर अपनी बात रख ही रहे हैं, वो चाहे मीडिया के माध्यम से या सभाओं के माध्यम से, लेकिन अगर इसकी तह तक जाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, कोर्ट है, जुडिशियल इंक्वायरी है, वो कोर्ट जाके, सरकार अगर आपकी बात नहीं सुन रही है तो आप कोर्ट जाइए, उस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठवाइए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हाँ कितनी मौत हुई थी। सरकार हो सकता है विपक्ष के सामने वो आंकड़े न रख पाए, लेकिन जब कोर्ट एक बार आंकड़े मांगेगी तो सरकार को तो देना ही पड़ेगा। ठीक है चंचल जी, आप मुस्कुरा रहे थे, मैं आप ही के पास सीधे आ ही रही हूँ, जवाब दे दीजिए किस बात पे आपकी इतनी मुस्कुराहट आ रही थी, मैं ये जानना चाहूँगी। तिवारी जी से मुझे उम्मीद थी कम से कम सरकार से भी कुछ सवाल पूछ लेंगे, लेकिन बेचारे मैं हर बार इनसे नाउम्मीद हो जाता हूँ, पुराने साथी हमारे हैं। इस बार भी जैसे इनका रहता बयान वैसे याद भी रहा। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, मैं इलाहाबाद के रहने वाला हूँ। अब जो हमारी सरकार थी मैडम, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सरस्वती हाईटेक सिटी बनाने का काम किया और आपका जो बेल्ट था, आरएल वाला, सरपतैया वाला, सड़वा कॉलोनी वाला, जो आपका ये पूरा बेल्ट था, उसको पूरा डेवलपमेंट करने का काम किया कि कम से कम वो एरिया डेवलप हो जाएगा तो 25 से 30 किलोमीटर का क्षेत्रफल हमारा बिना सर कम से कम 25-30 किलोमीटर का एरिया हमारा शहर और बढ़ जाएगा। तो जब आगामी जब महाकुंभ होगा तो कम से कम एक क्राउड को जो मैनेज करने के लिए एक बड़ा स्पेस हमारे पास रहेगा। लेकिन ये सरकार जो है, जो हमारे साथी हमारे बोल रहे थे कि विकास हमने इतना विकास कर दिया है, जब मैंने पूछा कोई एक काम बता दो, फ्लाईओवर मुझे बता रहे थे कि एक मैंने फ्लाईओवर बना दिया है। सुनिए, मैं कहा था, लेकिन वो काम डंप कर दिया। वहीं पे विनय सर, वहां पे राज्य विश्वविद्यालय भी काम हो रहा था, वो भी काम ठप हुआ पड़ा है, जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री रज्जो भैया का नाम बदल दिया नाम। मैं एक बात कहना चाह रहा था, जो लोग, आपको याद होगा तिवारी जी, जो झूसी के अंदर एक महिला ने, जो उसकी एक शॉप थी, वहां पे बकायदा कई चैनल ने दिखाया, भी सोशल मीडिया के लोगों ने दिखाया, उसने बकायदा इस बात के साक्ष्य दिए कि भगदड़ हुई थी, यहाँ पे कईयों लाशों को उसने अपने देखा, अपने हाथों से टच किया, लोगों को पानी पिलाने के कईयों लोग मरे और उन लोगों के जो मलबे को जिस तरीके से जेसीबी के द्वारा, उन लोगों के सामानों को उन लोगों के द्वारा जिस तरीके से गायब कर दिया गया। तिवारी जी, एक बार सवाल तो आप पूछ सकते थे, लेकिन मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, आप नहीं पूछ पाएंगे। मैं बता देता हूं, आप सब लोगों ने देखा होगा वीडियो, और एक दो वीडियो नहीं है मैडम। अगर मैं कह रहा हूं, अगर वो महिला अगर झूठ बोल रही थी तो उसके खिलाफ तो केस होकर जेल भेजना चाहिए था आपको। क्यों झूठ फैला रही थी वो? बाकायदा साक्ष्य के साथ रोती हुई महिला बोल रही थी, और एक दो वीडियो नहीं है तिवारी जी, अनगिनत वीडियो है। आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, विश्लेषक हैं, इस पे सरकार को बोलना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कोर्ट चले जाओ, कोर्ट जाने की बात कर रहे हो आप बताओ कौन उसमें कोर्ट जाएगा? आप मुझे बताओ ना, क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? जो महिला सवाल खड़ा कर रही है, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो जनता वहां खड़ी हुई सवाल खड़ा कर रही है, क्या नतीजे में जो खुद जो है अभिमुक्तेश्वरानंद साहब, जो आदरणीय शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने खुद सवाल कहे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सबसे झूठा मुख्यमंत्री है। क्या आप इस बात को न्याय कर सकते हैं? आप मुझे बताइए। तो मैं उन बातों पे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरीके से फेल है, सरकार का मैनेजमेंट फेल है। मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी किसी को जिम्मेदारी देते, केवल अधिकारियों के भरोसे बैठे हुए और अधिकारियों ने कुंभ का बेड़ा गर्क कर दिया, इतना बद इंतजामी। मैं बताऊं, मेरे घर आसपास के लोग गए थे कुंभ में। आप सोचो, जो आजमगढ़ भी मेरा घर पड़ता है, आजमगढ़ से चल के गया था, रात में वो पहुंचा 11 से 12 बजे, सुबह वो 2 बजे से चलना शुरू किया स्नान के लिए झूसी के पास से। आप कल्पना करिए, उनको अगले दिन शाम को 6 बजे पहुंच पाए। आप तो न जाने कितने लोग बेचारे घर पहुंच के मर गए होंगे, लेकिन आप वो आंकड़े छोड़ दो आप, लेकिन जो वहां पे स्थान पे मरे हैं, जिनको आप मोक्ष प्राप्ति करवा रहे थे, कम से कम वो आंकड़े तो दे दो कि कितने लोगों ने मोक्ष मिल गया है वहां पे, जो बेचारे डेथ हो गई जिनकी, लेकिन वो भी आंकड़े आप नहीं देना चाहते हो। और अभी हमारे साथी आकाश राय जी
जो कह रहे थे मेट्रो की बात कर रहे थे कि हमने मेट्रो चल, अरे भाई हम लोगों ने मेट्रो, अगर वीडियो ना हो तो आप चेक कर लो, हम लोगों ने मेट्रो के ट्रायल चलवा दिए थे। इसके अलावा एक भी पिलर आदरणीय मुख्यमंत्री जी अब तो कहते हैं डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन बताते हैं, अब तो कहते हैं मुख्यमंत्री डबल इंजन हमारा है। ये बता दो एक स्टेशन कहीं आगे बढ़ा दियो। आप आगरा की बात कर रहे थे, वहां मेट्रो चल गई, शायद आप बैठ घूम भी चुके होंगे। आप कानपुर की मेट्रो आपको याद होगा, अगर कानपुर के साथी अगर यहाँ पे हो कोई, अगर आप जानते हो मैडम, तो कानपुर का काम हम लोगों ने मेट्रो का स्टार्ट कर दिया, और जितने स्टेशन हम लोगों ने स्टार्ट किए थे उसके आगे एक भी स्टेशन बाबा नहीं बढ़ा पाए। खुद मुख्यमंत्री के शहर में गोरखपुर में हर साल मेट्रो बाबा बना रहे हैं, डबल इंजन इनका है। गोरखपुर वाराणसी प्रधानमंत्री का शहर है, जिसका डीपीआर हम लोगों ने तैयार कर दिया था, आज तक वो डीपीआर पे कोई काम नहीं हुआ। मैडम मैं इनसे पूछा लखनऊ के अंदर कोई एक बड़ा काम बता दो, जैसे जनसम मिश्रा पार्क है, जैसे हम लोगों ने मेडिकल के क्षेत्र में बड़े बड़े काम किए, राम सागर मिश्रा के नाम से 100 बेड का अस्पताल, 200 बेड का अस्पताल लोक बंधु राज नारायण आसियाना में बना, बड़े बड़े काम मेडिकल क्षेत्र में। इसके पहले मैंने आपको कई सारे काम गिनाए मेडिकल के क्षेत्र में, एक कोई काम बता दो जिसमें आपने जिसका शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो। इसका जवाब आकाश जी से मैं लूंगी, उससे पहले विनय जी से मैं लेना चाहूंगी जवाब। विनय जी आप जवाब दे दीजिए, आप कुछ कहना चाहते थे। ठीक है जी, देखिए चंचल जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, और मैं अपेक्षा करता था कि वो अपने जो तथ्य रखेंगे वो गंभीरता के साथ ही रखेंगे। देखिए अभी उन्होंने एक झूसी की महिला का जो जिक्र किया कि उन्होंने बताया कि कितनी लाशें यहाँ पे पड़ी हुई थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहाँ पे दुर्घटना नहीं घटी, वहाँ पे डेथ नहीं हुई हैं। अब कितनी हुई है ये जांच का विषय है, और ये भी एक फैक्ट है कि के बारे में सरकार को जानकारी भी नहीं पे हम वो चीजें जो है सरकार उन आंकड़ों को मान नहीं लेगी। दूसरी चीज, उन्होंने एक हमको सुझाव दिया कि सरकार से मैं पूछूं कि कितने आंकड़े क्या हैं, कितनी डेथ हुई थी वहाँ पे, कितनी कैजुअलिटी हुई थी, उन्होंने एक हमको सुझाव दिया। तो मान्यवर मैं खाली इतना कहना चाहूँगा कि जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा मजबूती के साथ वो हाउस के अंदर जब कह रहे हैं, वहाँ पे सरकार अगर बात नहीं सुन रही है, यहाँ पे विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, अगर वो सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रही है और पूछ रही है तो उसको अगर सही जवाब नहीं मिल रहा है तो विनय तिवारी अगर सवाल पूछेंगे तो सरकार क्या हमें जवाब दे देगी? नहीं देगी। वो उसके पास जो आंकड़े होंगे, जिस तरीके से वो जवाब देना चाहेगी तभी देगी। अब इसका मैंने एक तीसरा पहलू बताया था कि जिस तरीके से सरकार इस समय भाजपा की है, वो अपने विपक्ष को लगता है कि सरकार अपनी मन मर्जी कर रही है, तो हमने एक सुझाव दिया था कि उसका तरीका एक यही है कि अगर सरकार जब विपक्ष की बात नहीं मान रही है, विपक्ष के मांगे हुए ब्यौरा नहीं दे रही है, तो हमारे पास कोर्ट ही एक माध्यम बचता है जहां पे हम सरकार को घेरें और उनसे हम वो आंकड़े जो है पब्लिक डोमेन में लेके आए। और वैसे भी यहाँ पे कोर्ट तो 4-4 बजे रात में एक आतंकवादी के लिए खुल जाता था, वहां पे कौन लोग पहुंच जाते थे? जो लोग वहां पे पहुंच जाते थे, सुप्रीम कोर्ट 4 बजे खुलवा देते थे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर वो लोग कौन थे विनय जी, ये भी आप जिक्र कर दीजिए, वो लोग कौन थे? वो लोग हमारे कपिल सिब्बल जी थे, अरे उसमें कई सारे, मैं व्यक्तिगत किसी नाम पे नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब एक चीज है, जब सरकार मनमानी करती है तो उस पर नकेल तो विपक्ष को ही डालना पड़ेगा ना। विनय तिवारी तो डालेंगे नहीं, और अगर विपक्ष की बात सरकार समुचित को जवाब नहीं दे रही है तो ये कोर्ट माध्यम है, आप वहां पे चैलेंज करिए उनको, जो है सरकार को वहां पे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, इसका जवाब मैं आकाश जी से ले लूंगी। आकाश जी, लगातार ये ब्लेम लगता हुआ नजर आ रहा है, विनय जी ने भी बोला, तमाम उन्होंने अपने पॉइंट्स को रखे कि फिर हम लोग की क्या हैसियत है सवाल और जवाब करने के लिए जब सदन में विपक्ष के नेता नहीं कर पा रहे। क्या आप लोगों से इतना ज्यादा देश और दुनिया डर गया है, सहम गया है? ये क्या नहीं तो एक बात तो ये साबित कर रहा है, या फिर आप लोगों के ही पक्ष में प्रशासन भी है? चुनाव आयोग तो आप लोग के पक्ष में आ ही गया, प्रशासन भी आप लोगों के पक्ष में। इसका भी जवाब जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि ये ब्लेम लगातार आ रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, और जो हमारे साथ विनय जी है उन्होंने भी साफ तौर पर ये बात कही कि फिर हमारी क्या हैसियत है जब नेता जो बड़े बड़े हैं वो नहीं अपना सवाल रख पा रहे हैं। तो अनन्या जी एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपागेंडा कर रहे हैं ये सारे लोग, ये सारी बातें जो कहते हैं। अभी बात हुई कि अदालत क्यों नहीं जा सकते हैं, जब राम मंदिर का मुकदमा अटकाना होगा, लटकाना होगा, तब ये अदालत चले जाएंगे। ये लोग 2008 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके ये कहते हैं कि राम जी काल्पनिक थे, और आप देखिए अभी हाल ही में मथुरा का केस उठा के देखिए या ज्ञान वापी का देखिए, वहां पे अड़ंगा डालने के लिए ये सारे लोग अदालत जाएंगे।
लेकिन लोक हित में अगर कोई पत्रकार इनसे ये कह देता है कि आपके लिए अदालत के रास्ते खुले हुए हैं, तो ये कहते हैं अदालतें कहाँ सुनती हैं, शासन प्रशासन कहाँ सुनता है, चुनाव आयोग कहाँ सुनता है। अरे भाई, ये क्या मजाक चल रहा है? ये कपिल शर्मा का शो है? अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि देश की राजनीति में हास्य का कहीं ना कहीं सम्मिश्रण कर दिया है। ये बार बार ऐसी बातें बोलते हैं। आप बताइए, पूरे डिबेट आपकी 45 मिनट की हो गई, लेकिन चंचल यादव ने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो अफजाल अंसारी ने बोला है वो गलत है, उसको इन्होंने कंडेम तक नहीं किया। आप सोचिए, ये उसको बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ गलत तो नहीं कहा इनकी है। मानसिकता तो समझ में आती है। और दूसरी बात, डेवलपमेंट की बात ये कर रहे थे, हमसे कह रहे थे कि ये लोहिया हॉस्पिटल हमने बनाया। ये 27 नए मेडिकल कॉलेज हमने स्वीकृत जो किए हैं, वो क्या उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ही है या ऑस्ट्रेलिया के लोग उसमें आके इलाज कराएंगे? क्या गजब बात करते हो। एक्सप्रेसवे का प्रदेश हमने बना दिया। आपने एक आगरा एक्सप्रेसवे दिया, वो भी उसकी मतलब पूरा अलाइनमेंट तक आपने कंप्लीट नहीं किया था। हमने उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, गंगा एक्सप्रेसवे दिया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया, और भी आने वाले समय में अभी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे चालू करने जा रहे हैं, और आने वाले समय में अभी 2 नए एक्सप्रेसवे का भी DPR बन के तैयार हो रहा है। ये लोग क्या बात करेंगे? हम तो कहते हैं कि डेवलपमेंट के मामले पे आप बैठ जाओ किसी दिन, पूरे 1 घंटे की चर्चा कर लो कि 5 साल में अखिलेश यादव ने क्या किया, 5 साल में पूज्य महाराज जी ने क्या किया। मैडम 10 ठीक सेकंड। जी। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं को बाकायदा झूठ बोलने के लिए ट्रेंड किया था, लेकिन हमारे साथी प्रवक्ता शायद नहीं है, आपने नेता लिख रखा है। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बेचारे 27 मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बाबा तो 75 मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, आप तो 27 बोल रहे हो। तो मैं वही कह रहा हूँ, किस तरीके से ट्रेंड किया जाता है। आप लोग तो आप सही से ट्रेंड नहीं हो पाए हो। जो प्रवक्ता बेचारे बोलते हैं हमने 75 मेडिकल कॉलेज बना दिए। अभी चले आओ, लोहिया आओ, आपको दिखाता हूँ आपके पूज्य महाराज जी के जिले से कितने पेशेंट लोहिया में भर्ती हैं। उनको बेड नहीं मिल पा रहा है गोरखपुर में। चैलेंज करता हूँ, आज दिखा दूं आपको। ऐसे मैडम कम से कम 50 पेशेंट होंगे जिनको गोरखपुर के केवल कार्डियो से लेकर न्यूरो से लेकर के आपका किडनी से लेकर के आपका नेफ्रो से लेकर सारे मिल जाएंगे आपको। और 50 कम से कम बाहर बेचारे गोरखपुर के आसपास बैठे मिलेंगे। क्या बात करोगे भाई? लोग हंसते हैं आपको सुन करके। सुनिए, झूठ बोलने में बड़का झूठा पार्टी का इतिहास है। दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। मैं अभी आप 27 मेडिकल कॉलेज बताने लगे। अभी जब आपको मैडम 2022 का चुनाव चल रहा होगा, आपने देखा होगा, देखिए बीच बीच में बोल रहे हैं, आपने देखा होगा कि 2022 का जब चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तो मुख्यमंत्री जी प्रचार करवा रहे थे कि हमने 75 मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। आपकी टीवी प्रचार आता था। या तो आपके टीवी प्रचार झूठा है, या तो प्रवक्ता झूठा है। बीजेपी नेता बैठा है 27 मेडिकल कॉलेज बना दिए हमने। अरे 75 बना दिए बाबा ने। अरे भाई, कम बोल रहे हो आप, अपडेट करके बैठो। चाहे मुख्यमंत्री जी की बात झूठ बोल रहे हो आप। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं यूपी में 75 मेडिकल कॉलेज बना दिए, लेकिन बनाए कहाँ पे पता नहीं है। अभी इनसे पूछ लो कि 5 मेडिकल कॉलेज के नाम बता दो, नहीं बता पाएंगे। क्या बात करेंगे? अरे मेरे भाई, आप लोगों ने बताओ ना भाई, बताओ मुझे कौन से मेडिकल कॉलेज बनाए, कहाँ पे डॉक्टरों का इलाज कर रहा है, कौन से जिले में? मैं जानता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ भैया, इलाज ही कराता हूँ लोगों का। व्यवस्था करवा सकते थे, लेकिन जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, आगे प्रभु जी के ऊपर मुझे पता है बीजेपी के नेता बेचारे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के आड़ में छुप जाते हैं। कोई प्रवक्ता सवाल पूछता है तो अब नहीं छुप पाओगे। सुनो आप, प्रभु श्री रामचंद्र जी से जुड़े जितने स्थान थे, सब जगह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है मैडम। और जान लीजिए, आने वाले समय में जो बेईमानी करी, इन्होंने कहा ना कि हमने 65,000 चुनाव जीता हमने। आप यहीं देख लो, 372-73 बूथ थे वहां पे मिल्कीपुर मैडम, और 271 बूथों पे शिकायतें दर्ज हुई चुनाव आयोग पर। लेकिन चुनाव आयोग जो मर चुका है पूरी तरीके से, जो है मरणासन स्थिति में पहुंच चुका है, वो जो है एक भी संज्ञान में नहीं लिया। अगर मैं बता दूं तिवारी जी, 271 शिकायतें बाकायदा चुनाव आयोग के पास पहुंची हैं। आप कल्पना करो कि 372 बूथ में 271 शिकायतें पहुंची हो, तो आप सोचो चुनाव कैसे कराओगे। और सुनो, आप जीतते घमंड मत करो। रामपुर भी चुनाव ऐसे जीते थे, रामपुर भी चुनाव ऐसे बेईमानी जीते थे। उसी के 1 साल बाद आम चुनाव हुआ, जनता ने सबक सिखाया। इसी तरीके से बेईमानी से आपने आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव जीता था, उसी के बाद जनता ने आपको सबक सिखाने का काम किया, और तकरीबन 2.25 लाख वोट से चुनाव हम लोग जीते आजमगढ़ का। रामपुर का तकरीबन 90,000 चुनाव जीते हम लोग। तो ये मत बेईमानी का समय
आप खत्म हो चुका है। बाई इलेक्शन में कितनी बेईमानी करी है सबको पता है। बेचारे आपने देखा भी होगा वीडियो, 6-6 वोट को मार रहा है, कोई 20-20 वोट मार रहा है, कोई 25-20 वोट मार रहा है, सारे वीडियो आपके पास हैं। लेकिन माननीय चुनाव आयोग जो है एक बार भी इस बात को संज्ञान में नहीं लिया। इसीलिए हमारे नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहेंगे? सफेद कपड़ा पेश किया कि भैया ये ले लो, चुनाव आयोग को जो चाहिए वो दे दिया हम लोगों ने। चंचल जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट भी साफ तौर पे कहता है कि चुनाव आयोग कोई भी गड़बड़ी नहीं करता है, ना ही ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती है। नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। देखिए ईवीएम की बात नहीं, जब आप लोगों ने वोट डालने नहीं दिया लोगों को, और आपने देखा होगा मैडम, यही नहीं कुंदरकी से लेकर के आपने देखा होगा कटहरी से लेकर के कई सारी सीटों पे कितनी बड़े पैमाने बेईमानी करी। और ये हम लोग नहीं कर रहे, आम जनता आपके रिपोर्टर से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हो आप? आपके अब तो मैं बता दूं आज के समय में, खैर आपका मैं चैनल का धन्यवाद करता हूं, आप कम से कम आपकी डिग्निटी बना रखे हो आप लोग। लेकिन आज समय गोदी मीडिया जो है, आप जो पूरी जनता, देश की जनता देखती है कि कम से कम हमको मीडिया बताएगी कि सच्चाई क्या है, मौत के आंकड़ों के बारे में सही बताएगी, लेकिन वो भी नहीं बता पा रही है। बेचारा एक बड़े चैनल का रिपोर्टर पोस्टमार्टम हाउस में जाकर के ढूंढ रहा है लोगों को, तो उसको मार के भगाया जा रहा है, आपने देखा होगा। और मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे पोल इनके खुल चुके हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, समय जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जो आपने बेईमानी की पराकाष्ठा पार कर ली है, वो सारी की सारी जो है पराकाष्ठा खत्म हो चुकी है। आगामी जब 2027 का चुनाव होगा, जनता के बीच में आप जाओगे, यही जनता आपको सबक सिखाने का भी काम करेगी। ठीक है, सुंदरम जी भी कुछ कहना चाहते थे। सुंदरम जी, लगातार आप अपना हाथ ऊपर कर रहे थे, बताइए क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, जिस तरीके से बात चल रही थी अभी अदालत की, और रात में कोर्ट खोल दिया जाता था इस बात को लेकर, और राहुल गांधी जी और कपिल सिब्बल जी का नाम लिया गया था, तो अभी मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे थे हमारे पत्रकार बंधु, जो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते या कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। तो महाराष्ट्र में एक चुनाव में हेरा फेरी हो रही थी, जिसमें कोर्ट में यह मामला पहुंचा, और कोर्ट कह रही है कि यह गलत है, उसको फटकार के उनको छोड़ दिया गया। तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं निकला। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रिक बॉन्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो एक दलाली का पैसा जो ले रही थी, जो आज सनातनी बन रही है और गौ मांस वाले कंपनियों से पैसा ले रही थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट का आया कि ये गलत है, ये असंवैधानिक है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन डिसीजन कुछ नहीं। और एक मुद्दा पे आप आइए, जब इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, जब इलेक्शन कमीशन से किसी तरीके के सवाल को रखा जाता है या उनसे बात किया जाता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता आके उनको बयान दे देते हैं। जब हम भारतीय जनता पार्टी पे कोई ब्लेम लगाते हैं, तो उस पे आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन। तो कुछ ना कुछ इस तरीके की बात है। हम अगर विपक्ष में है, मान लीजिए अभी बात हो रही थी, जो पत्रकार बंधु कह रहे थे कि आप लोग हाउस में आवाज नहीं उठा सकते, आपकी बात नहीं मानते हैं तो हमारी बात कैसे मानेंगे? बिल्कुल, तो आप इस बात को मानिए और आप ही जनता को ये बताइए, जो हाँ, जब अगर विपक्ष की बात नहीं मानी जा रही है, तो ये जनताओं की बात कैसी सुनी जा सकती है? और लोकतंत्र को इसी तरीके से दबाया जाता है। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति, अगर लोकतंत्र में वो कह रहे कि हाउस के अंदर बैठे बड़े नेता जब अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो मैं यहाँ बाहर से बैठ के किस तरह से अपनी बातों को पहुंचाऊंगा? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि अगर मान लीजिए वो सदन के अंदर है, वो सवाल उठा रहे हैं, अगर सरकार जवाब नहीं दे रही है, तो ये किस तरीके से कह रहे हैं कि हम देश के लिए हैं? और एक बात, हमारे देश के संविधान में हर एक व्यक्ति का एक ही अधिकार है, एक जैसा अधिकार है। आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो या कितने भी कम पैसे वाले हो, आप गरीब हो या अमीर हो, आपका संवैधानिक अधिकार है एक वोट। आपकी वैल्यू उतनी ही है जितना कि गरीब लोगों का है। तो अगर प्रधानमंत्री या किसी भी विनय जी, एक लाइन में जल्दी से अपनी बातों खत्म कर दीजिए। विनय जी भी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, विनय जी बताइए। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था कि सुप्रीम कोर्ट 4 बजे वो गए थे। मैंने बोला था कपिल सिब्बल हैं या प्रशांत भूषण हैं, नहीं, आपकी बात नहीं, मैं बोला किसी साथी ने राहुल गांधी जी का भी नाम लिया था, मैं ये बोला। ये रात में 4 बजे कोर्ट खुलवाते थे, लेकिन क्या इस मुद्दे पे नहीं खुलवा सकते? दूसरी चीज मैंने ये कहा था कि जब इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता वो सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार उनको सही डाटा नहीं दे रही है, तो उनको कोर्ट जाना पड़ेगा। मेरा ये कहने का मतलब है। दूसरा, एक चंचल जी ने जो बात की चुनाव को लेके कि मिल्कीपुर में अगर शासन प्रशासन ने चुनाव जितवाया है, भाई ये जांच का विषय है, इसके लिए भी जो है उनको जो है कोर्ट जाना चाहिए। और अगर शासन प्रशासन ने ही जितवाया तो शासन प्रशासन करहल में भी था और शासन प्रशासन जो है सीसा मऊ में भी था, लेकिन वहां पे समाजवादी की जीत हुई और बम्पर जीत हुई। ठीक है,
ठीक है, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की बहुत कमी है, इसलिए मुझे अब लौटना पड़ेगा। इस डिबेट में फाइनली निष्कर्ष यही निकला है विपक्ष की तरफ से तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभी भी जो मौत के आंकड़े सामने जो आए हैं वो मौत के आंकड़े गलत है, सरासर गलत है, जो सामने नहीं आए हैं। तमाम हमारे साथ जो प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए थे उन्होंने तमाम पॉइंट्स भी गिनाए कि किस तरह से बुलडोजर से डेड बॉडी को उठाया जा रहा था। कई लोगों को उन्होंने नाम का जिक्र भी किया है कि दुकान पर गए, कई ऐसे वीडियोज वायरल हुए जहां पर कई लोग ये कहते हुए पाए गए कि कई लोग मरे हुए थे, लाशें पड़ी हुई थी, गाड़ियों से उठाया गया, फेंका गया तमाम। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कहा जा रहा है कि ये सब चीजें गलत हैं, झूठी हैं। आंकड़े जो सामने किए गए, पेश किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ तो 30 ही मौत हुई है। लेकिन अभी भी विपक्ष लगातार, चाहे वो बजट सत्र का पहला दिन हो, उस दिन भी विपक्ष ने ये सवाल खड़े किए थे और खासकर के अखिलेश यादव ने यह सवाल खड़ा किया था कि बजट से पहले जो मौत हुआ है प्रयागराज में, कुंभ में जो महास्नान हुआ है उसमें जो मौत हुई है उसके आंकड़े पेश होने चाहिए। और आगे भी वो लगातार इस बात को सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कहीं भी जा रहे हैं, मौत के आंकड़े पेश करने की अपनी बातों को रख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सच में जो 30 लोगों की मौत सरकार कह रही है कि हुए हैं, जो 30 लोगों के आंकड़े जो सरकार पेश की है, क्या सच में 30 लोगों की ही मौत हुई या फिर सच में मौत हजारों की संख्या में हुई? ये अभी भी एक सवाल बनकर खड़ा है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।